आसान टॉपिक है, ये चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है, चाहे जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, इसको बड़ा एंजॉय करता है। बढ़िया सवाल लगाएंगे इसमें अपन, आपको बहुत मजा आएगा करने में, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस सही भी होगा। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप कर क्या होगे? क्या आप विलियन का द्रव्यमान बता सकते हैं कितना होगा? सर विलियन में दो लोग हैं, एक तो विलेय है एक विलायक है, तो विलियन का द्रव्यमान कितना हुआ? 0.5 मोल का मतलब होता है 0.5 मोल उपस्थित है 1 kg पानी में। तो पानी के कणों से जैसे इसकी टक्कर वापस से होगी वो खींच के उसको वापस से अपने अंदर मिला लेगा। हेलो, हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सुनाई बेटर दे रहा है, दिखाई एकदम क्लियर दे रहा है, सब कुछ ठीक है? स्टार्ट करें, चलो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जेई के लिए। अब से हमें क्या करना है, अब से हमारे पास 2 रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। एक रजिस्टर जिसमें 11th की केमिस्ट्री लिखेंगे, एक रजिस्टर जिसमें 12th की केमिस्ट्री लिखेंगे। इनऑर्गेनिक, फिजिकल वगैरह ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, बट अभी फिलहाल 11th 12th के हिसाब से करेंगे। तो 11th की केमिस्ट्री 11th की नोटबुक में, 12th की केमिस्ट्री 12th की नोटबुक में, राइट। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जो बच्चे हैं उनको एक ही साल में कवर करना है, चाहे आशा बैच का बच्चा हो चाहे अटल बैच का बच्चा हो। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कुछ चैप्टर्स को पैरेलल चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले टाइमली सिलेबस फिनिश करना है और चीज़ों को कवर अप भी तरीके से करना है। तो हम आपके लिए कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आपको सिस्टमेटिकली सवाल करने का भी समय मिले और आपके चैप्टर्स भी बढ़िया से हो। बस जो यहाँ से बताया जा रहा है उसको ढंग से फॉलो करना है। तो एक अलग से कॉपी निकाल लो, या चाहो तो आज रफ में लिख लो और वो पेपर चिपका देना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रफ में लिख लो फिर बाद में बैठ के फेयर कर लेना, बीच के 4-5 पेपर फाड़ लो, उसमें लिख लो, बाद में चिपका लेना। और नई कॉपी है तो नई कॉपी निकाल लो, जैसा आपको ठीक लगता है। ओके, चलिए। तो सेटल योरसेल्फ, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ से सब बच्चे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ सारा भेदभाव खत्म है। यहाँ से हर वो बच्चा जिसको मोल की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है। चलिए शुरू करें। ओके, विलियन, सॉल्यूशन। विलियन की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विषमांगी नहीं, जैसे मिट्टी और पानी को मिलाते हैं तो मिट्टी पानी में घुलती नहीं है तो वो विषमांगी है। ये होमोजीनियस है, ये पानी में घुलेगा। जैसे नमक को आपने पानी में घोला, एक समान मात्रा में घुलेगा, संगठन हर जगह बराबर होगा, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो विलियन क्या है? विलियन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, विलियन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है विलेय, सॉल्यूट, एक होता है विलायक, सॉल्वेंट। सामान्यतः जो ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका विलायक है, मतलब विलायक जो सर्वाधिक मात्रा में है। और विलेय जो अल्प मात्रा में है, मतलब जो मेजर है वो विलायक है और जो माइनर है वो विलेय है।
जैसे शक्कर को आप पानी में घोल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि शक्कर मात्रा में कम है तो विलेय हो गया, पानी मात्रा में ज़्यादा है तो विलायक हो गया। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब हम पानी के लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिला रहे हैं, जैसे अल्कोहल के अंदर आप पानी मिला रहे हो या पानी के अंदर अल्कोहल मिला रहे हो, तो अल्कोहल और पानी एक दूसरे के साथ किसी भी अनुपात में मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल और पानी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो उस केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप जवाब कैसे देंगे। तो फिर उस केस में एक कन्वेंशन बना हुआ है, वो आपको याद रखना है। तो वो कन्वेंशन मैं कैप्सूल के रूप में बताता हूं। एक्स का विलयन है वाई में, ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। या फिर एक्स का वाई में विलयन, ऐसे लैंग्वेज में लिखी हुई है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स है इन वाई। सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई, तो ऐसे लैंग्वेज लिखी होगी। तो फिर वहां पे एक्स का विलयन है वाई में, तो मे के पहले जो लिखा है वो विलायक है, और जिसका विलयन है वो विलेय है। ये एक तरीका है पता लगाने का लैंग्वेज के अंदर। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो क्वेश्चंस में इस तरीके से ही आप पता लगा पाओगे कि आखिर आपका दिया गया विलेय कौन है और दिया गया विलायक कौन है। डन। बेटा विलायक विलेय कितना मिला हुआ है कितना नहीं मिला हुआ है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है सांद्रता के पदों से। अब हम देख रहे हैं सांद्रता के पद, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या आता है? हम अगर ऑब्जर्व करें तो बेसिकली दो ही प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स इस मार्केट में है। दो ही प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स इस मार्केट में है। एक तो परसेंटेज वेट बाय वेट, जहां पे द्रव्यमान डिवाइड बाय द्रव्यमान आता है। दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या ऐसे परसेंटेज वर्ड को हटा भी दो तो वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, ये दो प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं बस। अब कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स इस दुनिया की उठा लाओ, लगभग लगभग वो इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर आती है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। आसान टॉपिक है ये, चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है, चाहे जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, इसको बड़ा एंजॉय करता है। बढ़िया सवाल लगाएंगे इसमें अपन, आपको बहुत मजा आएगा करने में, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस सही भी होगा। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप करके आओगे। तो ये चैप्टर वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है। कोई भी बच्चा इस चैप्टर को स्किप नहीं करता, आपको भी नहीं करना है, ठीक है। और इस चैप्टर में जिस प्रकार के न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करेंगे, उसके बाद आशा बैच के बच्चे को तो बोर्ड की तरफ झांकने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरी बार रिवाइज कर रहा होगा। चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत, इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं ना। मास बाय मास परसेंटेज, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज बोल देते हैं इसको, ऐसे। अच्छा, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है, जो आपका विलेय है, विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, मैं भी सॉल्यूट ही लिखूंगा, ठीक है। जो सॉल्यूट का द्रव्यमान है डिवाइड बाय जो सॉल्यूशन का द्रव्यमान है मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब जो सॉल्यूट का द्रव्यमान है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, इंटू 100। बस ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट। विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। ये कौन सी टर्म है? ये किस प्रकार का पद है? एक तो W बाय W पद होता है, एक W बाय V पद होता है।
ये किस प्रकार का पद है? ये W/W पद है। अच्छा, एक बात बताओ, तापमान को जब अपन परिवर्तित करते हैं तो तापमान के परिवर्तन करने में आयतन में परिवर्तन होता है। क्या इसके फॉर्मूले में आयतन आ रहा है? तो सर इसके फॉर्मूले में तो आयतन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो आयतन से अफेक्ट नहीं होता है। और आयतन नहीं है तो तापमान नहीं है, तो तापमान का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिखें ये तापमान से स्वतंत्र है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कैप्सूल के रूप में लिखवाऊं तो ये लिखवा सकता हूं मैं आपको चाहूं तो, कि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। और जो आयतन है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली कहानी है। सेकंड सांद्रता का पद देख रहे हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये W/V टर्म है। ये किस प्रकार की टर्म है? ये W/V टर्म है, क्योंकि इसमें ऊपर द्रव्यमान आ रहा है, नीचे वेग आएगा। कैसे करेंगे? सिंपल है बहुत। अगर आपको परसेंटेज W/V लिखना है, हेलो, हाँ मनोज, कैसे लिखेंगे? यहां आएगा विलेय का भार अपॉन विलियन का आयतन। देखो कहां पर मैं विलेय लिख रहा हूं, कहां पे मैं विलियन लिख रहा हूं, कहां पे मैं विलायक लिख रहा हूं, इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि पूरी कंसंट्रेशन टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो ठीक है भाई साहब, विलेय, अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। विलेय का द्रव्यमान, दिमाग में बिठा लो, विलेय सॉल्यूट है, विलायक सॉल्वेंट है, विलियन सॉल्यूशन है ना। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये ग्राम में होना चाहिए और ये ml में होना चाहिए। यूनिट का ध्यान रखना, इंटू 1000 इंटू 100, तो यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अच्छा ये बताओ, क्या ये तापमान पर निर्भर करेगी? बिल्कुल सही, इस पर आयतन आ रहा है, आयतन आ रहा है तो तापमान पर निर्भर करेगी, तो यह है तापमान पर निर्भर करती है। तो ये 100% तापमान पर निर्भर करेगी करेगी, ऐसा मत सोचना कि ये तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आयतन आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल लिखेंगे,
कैप्सूल ये है कि अगर आपके पास एक W/W टर्म है, एक W/W पद है, तो W/W पद को दूसरे W/W पद में बदलने के लिए घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आपके पास एक W/W पद है और उसको W/V में बदलना है, मतलब इसको इसमें बदलना है, तो आपको घनत्व की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आएगा। लिखें, एक W/W पद को दूसरे W/W पद में बदलने के लिए एक W/W पद को दूसरे W/W पद में बदलने के लिए घनत्व डेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु एक W/W पद को W/V पद में बदलने के लिए घनत्व डेंसिटी अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि विलियन की स्ट्रेंथ जो है ग्राम पर लीटर में भी बतानी पड़ती है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ग्राम पर लीटर में भी आपको बतानी पड़ सकती है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्या ये आसान है बताना? बिल्कुल। विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में। तो ये लीटर में है, ये ग्राम में है। ये स्ट्रेंथ है, क्षमता। ऐसे तो कभी भी किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। तो ऐसा ये मत सोचना कि मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ml और ग्राम और ml में ही हो। ये भी पॉसिबल है कि वो ग्राम और लीटर में भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये तापमान पर निर्भर करेगा? यस और नो? करेगा। तो यह तापमान पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर है। ऐसे ही एक होता है आयतन, आयतन प्रतिशत, उसके बारे में बात कर लेंगे। पर साथ साथ पहले मोलरता के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जेई पढ़ने का तरीका, नीट पढ़ने का तरीका और बोर्ड पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये बात दिमाग में रखना। मोलरता, मोलैरिटी, क्या चीज़ है मोलरता? सबको इसका मीनिंग पता होता है। 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, इसको मोलरता कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोल्स। अच्छा एक बात बताओ कि मोलरता का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ऊपर आएगा विलेय के मोल, नीचे आएगा विलियन का आयतन।
तो विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। अच्छा, विलियन का आयतन किस में चाहिए, याद रहे लीटर में चाहिए। इसको अपन प्रतीकों के रूप में लिखें तो विलेय के मोल, मोल चाहिए सॉल्यूट के, अपॉन आयतन चाहिए सॉल्यूशन का। ये अच्छे से लिखा करो बस, लीटर में होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अपन विलेय के मोल को कैसे लिख सकते हैं, पढ़ चुके हैं ना मोल, तो अपन भार बटा अणुभार, तो भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। इंटू विलियन का आयतन लीटर में। अच्छा एक बात बताओ, मोलर द्रव्यमान, ये जो दिख रहा है आपको, विलेय का मोलर द्रव्यमान ये तो फिक्स होता है ना। जैसे आपने कोई विलेय ले लिया, मान लो आपने नमक ले लिया, तो नमक का फिक्स हो गया 58.5। तो आप ग्लूकोज ले लिया आपने, ग्लूकोज का फिक्स हो गया 180। तो विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो तो फिक्स होता है। तो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, भार, नीचे आ रहा है आयतन, ये तो फिक्स है। तो एक तरह से मोलरता किस प्रकार का पद हुआ, ये W/V पद हुआ। ऊपर इसमें द्रव्यमान है, नीचे इसमें आयतन है। हाँ ये वाला द्रव्यमान भी है, पर ये तो मोलर द्रव्यमान है, ये तो फिक्स होता है। तो बेसिकली M/V टर्म है। तो मोलरता किस प्रकार की टर्म है, यू ऑलवेज रिमेंबर M, जो मोलरता है कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी लिख लो, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस प्रकार की टर्म है, ये W/V टर्म है। अच्छा लीटर में नहीं दे रखा हो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगर लीटर में नहीं दे रखा हो तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हो, अगर ml में है, अगर ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे, और 1000 का भाग देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक बात और, ये तापमान पे निर्भर करने वाली टर्म है या तापमान से स्वतंत्र टर्म है, सोचें। तो यहाँ पे आयतन आ रहा है, और जहां आयतन आता है वो तापमान पर निर्भर करता है, तो ये तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर, ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर, ऊपर मोल है नीचे लीटर है, तो मोल पर लीटर, या फिर सिंपल मोलर भी कह देते हैं इसको। तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर, या फिर इसको सिंपल मोलर भी कह देते हैं। कॉपी कर लीजिए। सवाल करेंगे। CH3COH के एक मोल को 1 kg जल में घोला गया है। CH3COH के एक मोल को 1 kg जल में घोला गया है। इससे बने विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है, तब मोलरता निकालो,
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालो, परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वेट निकालो, करो। कीजिए। हाँ बेटा हो गया, देखें चलो। मुश्किल है क्या? बहुत टफ सवाल दे दिया मैंने, इतना टफ सवाल कि करने में शाम हो जाएगी। देखिए CH3COH है, CH3COH आपका सॉल्यूट है, विलेय है। अब ऐसे देखिए कि CH3 के 1 मोल है, इसका 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल CH3COH का मतलब हुआ, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का फिर से 12, ऑक्सीजन का 16, दूसरी ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब वेट CH3COH का कितना दे रखा है? 60 दे रखा है सवाल में। क्या हम ये समझ में आता है हमें कि जितना 1 मोल दे रखा है ना, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? मोलर द्रव्यमान के बराबर उसका वजन होगा। तो 60 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये बताइए कि आपके पास जल कितना है? जल आपका विलायक है, जल इस सवाल में आपका विलायक है। जल कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो लिखा है ना, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, अच्छा अगर कोई आपसे विलयन का द्रव्यमान पूछे, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? क्या आप विलयन का द्रव्यमान बता सकते हैं कितना होगा? सर विलयन में 2 लोग हैं, एक तो विलेय है, एक विलायक है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? विलयन का द्रव्यमान हुआ जल का द्रव्यमान प्लस CH3COH का द्रव्यमान, मतलब 1000 प्लस 60, 1060 ग्राम। ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। अच्छा, विलयन का आयतन बता सकते हो क्या? सर आयतन क्यों निकाल रहे हो? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको W/V, W/W ऐसी टर्म्स चाहिए होंगी, तो आपको घनत्व की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सवाल में घनत्व दे रखा है विलयन का? इसलिए दे रखा था। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? विलयन के घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? विलयन के घनत्व का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान विलयन का अपॉन विलयन का आयतन। तो यहां से अगर आपको विलयन का आयतन चाहिए तो कितना होगा? W/D। और किसके लिए? विलयन के लिए। चलो बताओ, विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1060। विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम। तो ये हो गया ग्राम, ये हो गया ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया, इतने ml। अब क्या कोई ऐसा सवाल है जो तुमसे हो नहीं सकता? चेक करो, पहले पार्ट में क्या पूछा है? मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला बताओ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो क्या हम मोलरता बड़े आराम से निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल कितने दे रखे हैं? 1 दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विलयन का आयतन लीटर में चाहिए, अरे यार लीटर में नहीं है, कोई बात नहीं, ml में है, चलेगा। 1000 से गुणा कर देना, तो ये आ गया ऊपर 1000। अच्छा, विलयन का आयतन ये रहा।
दैट्स इट। सही है एवरीवन, सिस्टमैटिक है ना? ओके, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है? विलेय का द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम है सॉल्यूशन का आयतन इनटू 100। आयतन एमएल में और ये ग्राम में, पता है ना कौन किस में होता है? इसमें ये ग्राम में है और ये एमएल में है, चलेगा। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? ये निकाला अपन ने। विलेय का द्रव्यमान है 60। विलियन का आयतन कितना है एमएल में? बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्या पूछ रहा है? परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट भी अपन हंसते हंसते कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60। सॉल्यूशन कितना है? 60 तो उसका है, 1000 उसका है, 1060 इंटू 100। बस इस प्रकार से करेंगे तो सारी चीज़ें जो भी पूछी हैं वो सब कैलकुलेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। छाप लीजिए। एक सवाल और देता हूँ, वो करो। यूरिया के 1 विलियन पे 10% वेट बाय वेट लिखा है। इसके लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। यदि विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर मोल है। कीजिए। सिस्टमेटिकली वैल्यूज पुट कर लेंगे, सवाल बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
हो गया, शॉर्ट था, कोई लोड वाली बात ही नहीं थी, इजी था, है ना। देखो अब हमें पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ना आना चाहिए? ऐसे मान लो ऐसे दे रखा हो कि ये कैप्सूल की तरह लिख लेना कहीं भी इसको, जैसे कहीं पे ऐसे दे रखा हो कि 5% वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब होगा 5 ग्राम विलेय है 100 ग्राम विलियन में, ये इसका मतलब होता है। जैसे 5% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब है 5 ग्राम विलेय है 100 ml विलियन में। तो ऐसे में डिकोड करना आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या दे रखा है। तो यहाँ पे यूरिया का 10% वेट बाय वेट दे रखा है, तो यूरिया का 10% वेट बाय वेट का मतलब हुआ 10 ग्राम यूरिया है 100 ml विलियन में। अच्छा तो ये बताओ कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछा है, कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा अच्छा सॉरी, वेट बाय वेट था यार, तो ग्राम आएगा ना, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे? सिंपल है, वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया है 10 ग्राम, खत्म। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यार वॉल्यूम नहीं दे रखा, मास पता है हमको सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास पता है, तो डेंसिटी दी होगी पक्का है, ये देखो। तो डेंसिटी डी बराबर क्या होता है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लो। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है तो काम बन जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट कितना है? 100 ग्राम माना है अपन ने, तो अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.2, तो ये आ गया 100 अपॉन 1.2 इंटू 100। बस दैट्स इट, निपटा देंगे, इसमें कहाँ परेशान होने वाली बात है, दिक्कत ही नहीं है। कितना आ रहा है ये? 12%, दैट इज आंसर। तो आपको एक टर्म से दूसरे टर्म में, दूसरी टर्म से पहली टर्म में ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किसी भी बच्चे को भूलना नहीं है। कर लोगे? बोर्ड के फुद्दू सवाल तुमने सारे कर ही रखे होंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बस ये छोटी मोटी बातें थी जो बतानी थी। हेडिंग लगाए मोललता, मोलैलिटी। क्या चीज़ है मोलैलिटी? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ क्या है बस ये पता होना चाहिए। मोलरता टेम्परेचर डिपेंडेंट, मैंने लिखवा दिया था ना, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ चला गया वो, अच्छा मुझसे डिलीट हो गया, वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। मोलर तो डिलीट हो गया ना गलती से, देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। कॉपी करने में शायद गलती से डिलीट हो गया। छोड़ा, लिख के छोड़ रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 1000, लीटर में तो ठीक है ना। ये डिलीट हो गया था, मैं कोशिश करूँगा कि बाद में स्लाइड बनवा के ऐड करवा दूंगा आपकी PDF में, बाकी अभी तो डिलीट है, ठीक है। मोललता क्या होता है?
1 केजी विलायक, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखो बेटा, आप ऐसा समझो कि अगर आपके पास 1 मोल विलेय है और 1 मोल विलेय 1 केजी विलायक में है, तो मोललता 1 होगी। वापस से, कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं विलियन के अंदर, 1 लीटर विलियन के अंदर, इसको मोलरता कहते हैं। कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं 1 किलोग्राम विलायक में, इसको मोललता कहते हैं। डन। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनेगा? मोलैलिटी, इसको स्मॉल m कहते हैं। ये होगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे? विलेय के मोल को कैसे लिख सकते हैं? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार विलायक का द्रव्यमान। एक बात याद रखें, केजी में चाहिए। अगर केजी में नहीं हुआ, ग्राम में हुआ, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 1000 का भाग दे देंगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। अगर ये ग्राम में लिखा हो सवाल के अंदर, अगर सवाल में ग्राम में है तो यहाँ 1000 का भाग दो, 1000 ऊपर चला जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट हो जाएगा, इसका मोल ऊपर आ रहा है, नीचे केजी आ रहा है, तो मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा। या फिर इसको मोलल भी कहते हैं, मोलल, मोलल या MOLAL, इसको मोलल भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, ये किस प्रकार का टर्म है, ध्यान देंगे भाई साहब। इसमें ऊपर आ रहा है द्रव्यमान, नीचे आ रहा है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, जैसे NaCl है तो NaCl के लिए 58.5 कांस्टेंट है, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है? विलायक का द्रव्यमान, तो W/W, तो ये किस प्रकार का पद है? ये वास्तव में एक W/W पद है। मैंने कहा था ना, कोई सा भी सांद्रता का पद हो उसको W/V या W/W के हम अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई वाली चीज है। तापमान पर निर्भर करेगा क्या? तो ये W/W है, तापमान पर निर्भर नहीं करेगा, तो तापमान से स्वतंत्र है। यहाँ ऐड कर लें, ये ताप से स्वतंत्र है। जैसे मान लो छोटी छोटी बहुत बातें होती है इसमें, जैसे मान लो कहीं पे दे रखा है 1 मिलीमोलर, तो इसका मतलब क्या होगा? मिलीमोलल, मोलर भी हो सकता है, मोलर भी दे सकते हैं, मोलर भी दे सकते हैं। तो 1 मिलीमोलर का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। तो कहीं भी 1 मिलीमोलर दे रखा हो तो वास्तव में 10 की घात -3 दे रखा है। कहीं पे सेंटीमोलर दे रखा हो, छोटी छोटी बातें जो पता होनी चाहिए। सेंटी का मतलब होता है 100, तो 1 सेंटीमोलर मतलब 1/100, तो ये 10⁻² मोलर दे रखा है आपको। बट अगेन आई एम सेइंग मोलल भी हो सकता है, मोलर भी हो सकता है। डेसी दे रखा हो तो क्या करोगे? जैसे 1 डेसी मोलल दे रखा हो, जाएगा 0.1 मोलर। 1 डेसी मोलर दे रखा है तो जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है।
ऐसे मान लो दे दें लिख करके, लैंग्वेज क्वेश्चन की कैसी भी हो सकती है कि यूरिया का मोलर विलियन है, तो मोलरता कितनी लोगे? अगर सिंपल मोलर लिख रखा है, कुछ नहीं बोल रखा, मतलब 1 मोलर यूरिया का विलियन है, ये कहना चाहता है। तो सवाल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को रीड करना, यही कला आनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर को, क्योंकि इसमें ये कला काफ़ी काम आती है ना। चलिए अब एक और सांद्रता का पद देखते हैं जो बेसिकली आपने पढ़ा होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल अंश। जैसे मान लो एक विलियन में आपने दो लोगों को मिला रखा है, 1 को और 2 को। 1 के मोल है N1, 2 के मोल है N2। N1 है 1 के मोल और N2 है 2 के मोल। तो 1 का मोल अंश लिखा जाएगा ऐसे x1। तो 1 के मोल अंश x1 को कैसे लिखेंगे? 1 के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। 2 का मोल अंश कैसे लिखेंगे? 2 के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, ऐसे। तो जिसका मोल अंश लिख रहे हो उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज और, जैसे अगर आप इन दोनों का योग करोगे तो x1 प्लस x2 किसके बराबर आएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो किसके बराबर आएगा? x1 प्लस x2 आ जाएगा 1 के बराबर। तो मोल अंशों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। एक चीज और, जैसे अगर आप x1 अपॉन x2 करके देखो, तो x1 अपॉन x2 करोगे तो N1 से N2 कट जाएगा, ये आ जाएगा N1 अपॉन N2। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए। यू ऑल मस्ट रिमेंबर अबाउट दैम। ठीक है, 3 के लिए भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये द्विअंगी विलयन हो गया, 2 लोगों से मिलकर बनने वाला विलयन हो गया द्विअंगी। एक अपन त्रिअंगी विलयन के लिए भी कर सकते हैं। त्रिअंगी विलयन के लिए चेक करें, मान लो 3 लोग मिला दिया आपने, 1 2 एंड 3। तो पहले का मोल अंश, पहले के मोल अपॉन विलियन के टोटल मोल, ऐसे होगा। दूसरे का मोल अंश, दूसरे के मोल अपॉन विलियन के टोटल मोल। तीसरे का मोल अंश, तीसरे के मोल अपॉन विलियन के टोटल मोल। यहाँ से देखा जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 1 के बराबर आएगा। एक और बात, क्योंकि n टोटल कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मोल अंश ना वास्तव में मोल के समानुपाती होता है। जितना जिसका मोल विलियन में ज्यादा होगा उसका मोल अंश ज्यादा होगा। हाँ लॉजिकली भी ठीक है। मोल अंश मतलब क्या होता है अंश का?
जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी पढ़ाई में आपका अंश ज़्यादा है, मेरा कम है, तो इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना ये बात कि मेरा काम यहाँ पे थोड़ा सा कम है, आपका काम आपके घर पे ज़्यादा है। अगर आप पढ़ते हो और आज सवाल नहीं लगाते हो तो आपको कभी भी जीवन में सांद्रता के पद के सवाल करना नहीं आएगा। तो आज आपको एक बहुत ही कमाल की डीपीपी मिलेगी, उस कमाल की डीपीपी का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, पर आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज अगर आज आप उस क्वेश्चंस को कर लेते हो तब आपको सच में ये टॉपिक आएगा। तो वो आपका अंश है जो आपको करना है, ये मेरा अंश है जो मैं कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो अगर किसी विलियन में 1 ज़्यादा है तो उसका अंश ज़्यादा होगा, 1 कम है तो उसका अंश कम होगा। सिंपल सी बात है। इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार की टर्म है वैसे? ये आपको क्या लगता है ये किस प्रकार की टर्म है? W/W या W/V? ये W/V या W/W ऐसा कुछ है क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सेकेंड यार, कुछ एरर हुई है शायद, इसमें कहीं भी आयतन आ रहा है? जब इसमें कहीं भी आयतन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब W/W है, W/V नहीं है। देखो ना, भार अपॉन भार, सिंपल। तो ये किस प्रकार की टर्म है? W/W टर्म है। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ताप से स्वतंत्र है, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो सवाल लगाओ। एक गैसीय मिश्रण में CH4, O2 तथा O3 1:1:1 के द्रव्यमान अनुपात में है। प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। ओके गाइस, चालू हो जाओ। चेक करना पड़ता है कॉपी हुआ नहीं हुआ। वन अपॉन थ्री आ गया है क्या? युवांक यही है क्या? 1/3 है ना बेटा? तो 1/3 आ गया है। कितने बच्चों का आंसर आ गया? 1/3, तीनों का मोल अंश। वेरी गुड। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। आप सभी IIT में जा रहे हैं, है ना? जे एडवांस में जा रहे हैं आप सब लोग। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो रहा है सबका ही। चलिए, सब सेलेक्ट हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका 1/3 सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक ही बार में। जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट देते ही तुम्हारी ऐसी परसेंटाइल आएगी कि IIT कानपुर से सीधा कॉल आएगा तुम्हारे पास कि आ जाओ पढ़ो गधों। एक गैसीय मिश्रण में CH4, O2 और O3 का 1:1:1 का द्रव्यमान अनुपात है। मतलब द्रव्यमान का अनुपात है 1:1:1। मोल का अनुपात ये नहीं है।
तीनों का एक 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 ग्राम ले सकते हो आप, पर द्रव्यमान मोल निकालेंगे तो भार बटा अणुभार, CH4 का भार, CH4 का अणुभार कितना होता है 16, इसमें 16 से भाग लगेगा। O2 का होता है 32 और इसका होता है 46। ये मोल का रेशियो है, ये मोल का रेशियो है। नाउ यू थिंक कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो 46 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3, 3/2, ये आ जाएगा 1। आसान करते हैं ना इसको, 46 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6:3:2। ये अनुपात आ गया मोल का, ये इनके मोल्स का अनुपात हो गया 6:3:1। अब आपको मोल अंश चाहिए, भार बटा अणुभार से मोल आते ना बेटा, तो भार आपको 1:1:1 दे रखा था, मोल थोड़ी दे रखे थे। तो यहाँ पे मोल अंश निकालना है आपको CH4 का, CH4 के मोल अपॉन टोटल 11, 6 + 3 + 2, ठीक है। आपको मोल अंश निकालना है O2 का 3/11, आपको मोल अंश निकालना है O3 का 2/11। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सवाल को थोड़ा सा ना सही से करो। केमिस्ट्री बहुत नेगेटिव करवाती है, बहुत नेगेटिव करवाती है, ये याद रखना। आप कभी पेपर देना भी, एडवांस का पेपर होगा ना आपका संडे को, आप टेस्ट देना, हमेशा केमिस्ट्री में ये गलती होगी कि हमारे नेगेटिव मार्क्स बहुत होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में वो लैंग्वेज को सिंपल रखता है, पर इतना छोटा सा कॉम्प्लिकेशन डाल देगा ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा भी गलती कर जाएगा। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखेंगे। शिवांग, यू वांट टू से समथिंग? बोलो बेटा। थ्री बाय टू आया ना? अच्छा अच्छा, अरे यहाँ पे 8 आएगा ना यार। 48 से करेंगे, ठीक है। बोलो। बहुत लेट, जुलाई एंड में या अगस्त के एंड में भरा जाता है वो, काफ़ी लेट होता है वो। पेपर बोर्ड के आसपास ही होता है, वो पूरा इन्फॉर्म कर देंगे आपको पुष्पेंद्र सर, उनको एक बात बता रखी है, वो इन्फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ युवांक। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम में भी लगेगा, जब एग्ज़ाम में पढ़ोगे ना, तो एग्ज़ाम में फील आएगा कि मैं सवाल को कर रहा हूँ और मैं सही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट राइट, ये हमेशा आएगा फीलिंग। फिर लगेगा कि नहीं यार, 1/3 भी तो ऑप्शन में है, तो ये कर देता हूँ टिक। तो ऐसा होगा, केमिस्ट्री में बहुत होगा। तो ऑलवेज बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, ऑलवेज बी केयरफुल, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। चलिए साहब, अगला सवाल करेंगे। हाँ, 20 ग्राम NaOH को 200 ml जल में घोलकर एक विलियन बनाया।
जिसका घनत्व 1.1 ग्राम पर मोल है। पहला मोल अंश ऑफ NaOH ज्ञात करना है। सेकंड मोललता ज्ञात करना है। करो। कर लिया। चलो, अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो इधर, सबसे पहले 20 ग्राम NaOH है, तो NaOH की मोल निकाल लेते हैं। भार बटा अणुभार, तो NaOH का भार बटा NaOH का अणुभार। NaOH का भार बटा NaOH का अणुभार कितना है? NaOH का भार 20 ग्राम। NaOH का अणुभार कितना है? 23 + 16 + 1 40, 0.5 मोल। अच्छा, जल का, जल 200 ml दे रखा है, तो जल का भार कितना होगा? घनत्व बराबर D बराबर m/v। याद रखो हमेशा के लिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बराबर कितना होगा? घनत्व इंटू आयतन। तो जो आयतन दे रखा है जल का, उसको जल के घनत्व से गुणा कर दो। जल का आयतन कितना दे रखा है? 200। अब सवाल में नहीं भी दे रखा हो ना बेटा, तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो 1 ग्राम प्रति ml, तो जो ml में दे रखा है जल के लिए वही उसका भार है। अब मैं इतना लंबा करके हर बार दिखाऊंगा नहीं, आपको भी नहीं करना, पर पता होना चाहिए। नोट्स में लिख रहे हो इसे लिख दिया। जल अगर 200 ml है तो जल का वजन भी 200 ग्राम होगा, क्योंकि जल का घनत्व 1 होता है, ऐसा। ठीक है, ये आ गया। अब जल के मोल कितने होंगे? जल का भार 200, जल का अणुभार 18, तो क्या मोल अंश ऑफ NaOH कैलकुलेट हो जाएंगे? NaOH के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। NaOH के मोल कितने हैं? 0.5। विलियन के कुल मोल कितने हैं? 0.5 प्लस 200/18। सॉल्व करना है, आ जाएगा। सेकंड क्या पूछा था? मोललता, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है? विलेय का भार, विलेय के मोल छोड़ो, सिंपल। विलेय कौन है यहाँ पे? NaOH। तो विलेय के मोल, विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 जाएगा। तो विलेय के मोल कितने हैं? 0.5। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम में है, ऊपर 1000। ये आगे मोललता। सर ये इसका क्या काम? विलियन का घनत्व दे रहा, फालतू? हाँ फालतू। मोललता पूछा है तो फालतू। मोललता पूछता तो ये काम आता।
मोलरता पूछता तो ये काम आता। मोलरता में अपन क्या करते फिर अपन मोलरता में क्या करते बताओ। मोलरता में अपन को नीचे क्या चाहिए होता है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कैसे निकालते, घनत्व तो हमारे पास है, विलयन का द्रव्यमान लिखते। विलयन का द्रव्यमान कैसे लिखते, जल का प्लस NaOH का, तो ऐड करते हैं इसको 20 प्लस 200 220 और ऐसे निकालते। तो अगर मोलरता पूछता तो ये खुद कर लेना बाद में, मोलरता पूछता तो अपन यूज करते हैं इसको। अब कुछ बच्चों ने इसको ले लिया होगा इस घनत्व को और गलती कर दी होगी। कितने ऐसे है, एक आध, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे होने नहीं चाहिए इस तरह के बच्चे। अब ऐसे फुद्दू वाली गलतियां करो मत, तुम बहुत बहुत बुरे मरोगे। मतलब ये है एग्जाम में। कितना आ रहा है इसका आंसर, 2.5 आ रहा है ना। स्मॉल एम, नॉट कैपिटल एम, स्मॉल एम। हाँ जी, तो सांद्रता के पद के सवाल बना लोगे अब तो। ठीक है बना देना, पता चलेगा वो तो शीट में कितने बनाते हो। अब आगे बढ़ रहे हैं। एक पार्ट प्रति मिलियन भी होता है, पीपीएम। जब हम बहुत कम सांद्रता होती है ना, उसके लिए पीपीएम को यूज करते हैं। सिंपल है, देखते समझ में आ जाएगा। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 की घात 6। सर हिंदी में, हिंदी में भी यही है, पार्ट प्रति मिलियन। अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, विले चलेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 6, बस यही है। 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब बहुत तनु विलियनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे एक और होता है पीपीबी, ये होता है पार्ट पर बिलियन। तो बिलियन के लिए कैसे लिखते हैं इसको, हिंदी में कैसे लिखते हैं, पार्ट प्रति बिलियन। तो पीपीबी होता है सेम यही, बस 10 की घात 9 आता है 10 की घात 6 की जगह। 10 की घात 9 आता है 10 की घात 6 की जगह।
देखें, देखो भाई, ग्लूकोज के जलीय विलयन पे 50 ppm लिखा है, ठीक है। तो ppm का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। ये दे रखा है 50, सही है ना? तो अब इसको ऐसे लिख दें कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 इंटू 10⁻4। लिख सकते हैं ना? 10⁻6 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻4। ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज वेट बाय वेट ही तो है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आ गया? 50 अपॉन 10⁻4। खत्म। कितनों से बन गया था भाई? मैंने क्या बोला? केमिस्ट्री के सवाल आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, करना होता है मेहनत से। चलो इसको देखो। बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन निकालना अगर तुम्हें आता है ना सवाल में से, तुम भाई साहब सवाल बना जाओगे। बस बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो सवाल में दे रखी है उसको खींच के निकालना होता है बाहर। जैसे इस सवाल को करते हैं, यहाँ लिखा है 0.5 मोलल। एक आम जिंदगी में 0.5 मोलर का कोई मतलब नहीं होता, का होगा पर अपन बहुत कुछ निकाल सकते हैं। 0.5 मोलर का मतलब है 0.5 मोल एसिटिक एसिड का है ना। 0.5 मोल विले, विले मतलब एसिटिक एसिड है 1 kg विलायक मतलब पानी में। ये इसका मतलब है, मतलब 1000 ग्राम पानी में। सब कुछ दे रखा है गधों, ध्यान से देखो, बस पता होना चाहिए सवाल में दे क्या रखा है। उसने लिख के दिया 0.5 मोलल। मोलल, मोललता। मोललता का मतलब क्या होता है? कितने विलय के मोल उपस्थित हैं 1 kg विलायक में? हेलो एवरीवन, जिंदा है सभी? अच्छा, 0.5 मोलल लिखा हुआ है, तो 0.5 मोलल का मतलब क्या होता है? 0.5 मोलल का मतलब होता है 0.5 मोल उपस्थित है 1 kg पानी में। इसका ये मीनिंग है। अच्छा मीनिंग है। अब क्या चाहिए? मोल अंश चाहिए। तो एसिटिक एसिड का मोल अंश कैसे आएगा? एसिटिक एसिड के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मतलब एसिटिक एसिड के मोल प्लस पानी के मोल। देखो कर पा रहे हो क्या? एसिटिक एसिड के मोल, एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं? 0.5। एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं? 0.5। पानी के कितने हैं? पानी का वजन कितना है? 1000। भार बटा अणुभार, ये लो। पानी का अणुभार होता है 18। हो गया सवाल। दैट्स इट। कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सवाल बड़े आराम से बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है एवरीवन, डन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हेडिंग लगाएंगे। अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया था, चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ विलियन वाला, और मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती। अभी तक विलियन वाला चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ था, अब शुरू हो रहा है, ठीक है। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो पुट ऑन द हेडिंग वाष्प दाब। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं हम, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। देखो आराम से सुनना। आपके पास एक कंटेनर है ऐसा, इस कंटेनर में विलियन भरा हुआ है। थैंक यू। इस कंटेनर में कोई कोई द्रव भरा हुआ है, मान लो ना। कुछ बोलना है?
ये विलियन है। इस विलियन में कुछ मतलब पात्र है, विलियन क्या है, ये तो पात्र है। इस पात्र में यहाँ तक कुछ द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और ऐसे बंद कर दिया इसको। यहां हमने एक पंप लगा रखा है जो प्रेशर को मेजर करता है। पंप प्रेशर मतलब प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ लगा रखा है कि प्रेशर है या नहीं है उसका पता चलेगा। ऐसे प्रेशर मेजर, प्रेशर मेजर करेंगे। यहां मैंने एक निर्वात पंप लगा रखा है। हमने क्या किया, हमने इसको ढक दिया एक मेटल की प्लेट से, धातु से ढक दिया इसको। अच्छा, हमने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारी हवा होगी, इधर अंदर हवा होगी। हमने ज़बरदस्त वैक्यूम पंप लगाया, वैक्यूम पंप ने खींचना शुरू किया, धीरे धीरे हवा गायब होना स्टार्ट हो गई। यहाँ से हवा खिंच गई, हवा खिंच गई, हवा खिंच गई, हवा खिंच गई, हवा खिंच गई। लास्ट में पूरा इसने खाली कर दिया, अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है, और आपका जो प्रेशर पंप है उसकी रीडिंग आ गई 0 पे। ये प्रारंभ में हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस धातु को हटा दिया। पानी तो उड़ नहीं सकता, पानी का तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने धातु को हटा दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्चुअल में होता क्या है। आपके कोई भी द्रव हो, या आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, केटीजी में पढ़ोगे, हालांकि पढ़ना है हमें, बट ठीक है यहाँ हम बात कर सकते हैं। कोई भी द्रव होता है ना बेटा, या कोई भी इस दुनिया में द्रव है, गैस है, कुछ भी है, हर कण के पास गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा सीधा सीधा तापमान से जुड़ी हुई होती है। जितना ज़्यादा तापमान उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा। इसलिए क्या आपने ऑब्जर्व किया है, जब आप तापमान बढ़ाते हो तो आप ठोस से द्रव में, द्रव से गैस की तरफ जाते हो, तो मोटे मोटे तौर पे आपका तापमान जुड़ा हुआ होता है गतिज ऊर्जा से। अब यहाँ पे जितने भी द्रव के कण है ना, इन सब के पास अपनी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है, जिससे वो भागते हैं, टकराते हैं। अगर मौका मिले तो जिन कणों के पास इतनी गतिज ऊर्जा है कि वो टकराते वक्त ऐसे बाहर निकल सकें, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, द्रव के जितने भी कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को भी पकड़ के रखते हैं आपस में। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो गतिज ऊर्जा के कारण वो भागने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसके आसपास के लोगों ने उसको पकड़ रखा है। तो एक बात बताओ, जो कण यहां पर है उसको तो चारों तरफ से उसके भाई बहनों ने पकड़ रखा होगा ऐसे। जो कण यहां कहीं पे है या यहां कहीं पे, अगर वो कोशिश करे तो भाग के ऊपर जा सकता है। सही है ना, भाग के ऊपर जा सकता है। तो जो कण जिनके पास गतिज ऊर्जा होती है, सतह के आसपास वाले कण, वो तुरंत भाग के ऊपर चले जाते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाष्प का वास्तविक मतलब क्या होता है, वाष्प का मतलब, जैसे पानी आपने पोछा लगाया, पोछा लगाने पे क्या हुआ, जो पानी के कण थे ना ऊपर, उनके पास गतिज ऊर्जा थी, तो जब हवा आई या हवा नहीं भी है तो वो उस गतिज ऊर्जा से स्ट्राइक करके उस गतिज ऊर्जा से बाहर चले गए, और बाहर जाके हवा के अंदर आ गए, ऊपर आ गए, यहां आ जाएंगे। इससे वाष्प बनती है। ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले कण ऐसे ऊपर आके वाष्प बनाते हैं। क्या वाष्प का बनना समझ में आ गया सब बालकों को? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वाष्प हमेशा बनती रहेगी, वाष्प बनी बनी बनी, अब ये वाष्प जाके क्या करेगी, ये जाके टक्कर मारेगी, दीवारों पे टक्कर मारेगी, इधर टक्कर मारेगी, इधर टक्कर मारेगी, हर जगह टक्कर मारेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हमें यहाँ पे प्रेशर दिखाई देगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा तो है नहीं ना बेटा
कि हर बार वाष्प बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। ये कण जाकर के जब वापस द्रव की सतह से टक्कर करेंगे या दीवारों से टक्कर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये जाकर के पानी के साथ टक्कर करेंगे, पानी के जो कण हैं वो इससे प्यार भी तो करते हैं, तो पानी के कणों से जैसे ही इसकी टक्कर वापस से होगी वो खींच के उसको वापस से अपने अंदर मिला लेगा। तो यहाँ पे दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक तो ऊपर जा रहा है, पानी वाष्प में बदल रहा है, इसको वाष्पन कहते हैं, और वापस से थोड़ी देर बाद संघनन स्टार्ट हो जाएगा, इसको संघनन कहते हैं। तो वाष्पन और संघनन दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन और संघनन आपस में बराबर हो जाएंगे, साम्यावस्था आ जाएगी। ये बोलना गलत होता है कि बराबर हो जाएंगे। साम्यावस्था पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत कितनों ने पढ़ा है, हल्का फुल्का। साम्यावस्था मैंने आपको हर एक बात बताई है कि साम्यावस्था में क्या होता है, ये कण ऊपर गया, एक कण अगर वाष्पित हो रहा है, एक कण अगर वाष्पित हो रहा है तो दूसरा तुरंत संघनित हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ प्रक्रिया रुक चुकी है। एक कण अगर वाष्पित होगा दूसरा संघनित हो जाएगा, या ऐसे समझ लो कि अब नेट वाष्पन नहीं होगा, अब और ज्यादा वाष्प नहीं बनेगी, नेट अगर एक कण वाष्प में बदलेगा तो दूसरा वापस से संघनित होकर पानी में बदल जाएगा। ठीक है, जब साम्यावस्था आ चुकी होगी, जब साम्यावस्था आ चुकी होगी, उस साम्यावस्था पर ये वाष्प जो बनी है वो जितना भी दाब लगा रही होगी उसे अपन साम्यावस्था पर जो दाब होगा, साम्यावस्था पर वाष्प का दाब जो होगा उसे हम साम्य वाष्प दाब या सिंपल वाष्प दाब कहते हैं। वीपी वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक बात बताओ, जैसे ही तुम लोहे की पट्टी हटाओगे वाष्प बनेगी, यहां प्रेशर बढ़ेगा, क्या वो वाष्प दाब है? नहीं। और वाष्प बनेगी, प्रेशर और बढ़ेगा, क्या वो वाष्प दाब है? नहीं। वाष्प और बनेगी, प्रेशर और बढ़ेगा, क्या वो वाष्प दाब है? नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया बराबर हो जाएगी, इन दोनों की दर बराबर हो जाएगी, रेट बराबर हो जाएगी। तो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया की दर जब बराबर हो जाएगी, रेट बराबर हो जाएगी, उस समय जो वाष्प दाब होगा उसको अपन साम्य वाष्प दाब या सिंपल वाष्प दाब के नाम से जानेंगे। ये वाष्प दाब का मतलब होता है। मतलब साम्यावस्था पर क्या होगा, हालांकि साम्यावस्था अपन अलग से पढ़ेंगे जेई के लिए, तो मैं अभी ज्यादा उसके ऊपर यहां बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं इतना कहूंगा कि साम्यावस्था पर पानी और वाष्प इनकी संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। साम्यावस्था पर क्या होता है, वाष्पन की दर, वाष्पन की दर बराबर होती है संघनन की दर के। ये होता है, वाष्पन की दर बराबर होगी संघनन की दर के। रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर होती है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और इस साम्यावस्था पे जो दाब होगा उसको वाष्प दाब बोलते हैं। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन, पूरा लिखूं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लो रे, आईआईटी में जाना तुम्हें, एम्स में जाना है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर एक साल बाद बोलोगे सर एक बैच बना दो छोटा सा, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनके लिए, इंग्लिश का बैच। और इंग्लिश वाले टीचर तो ये बता नहीं पाएंगे कि संघनन को कंडेंसेशन बोलते हैं, ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा, और मेरा ऐसा ही कोई क्लास पढ़ाने का मन है नहीं, तो साथ साथ ही पढ़ते हुए चलो ताकि वहाँ दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक है, तो आपको फीलिंग आना चाहिए, वाष्प दाब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम की चीज वाष्प दाब ही होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स बताऊं आपको। सबसे पहला पॉइंट, क्या सारे द्रव वाष्पित होते हैं? क्या सारे के सारे द्रव वाष्पित होते हैं, या ऐसा कोई द्रव है जो वाष्प में नहीं बदलता? सारे द्रव वाष्पित होते हैं, बस एक है मरकरी, वो वाष्पित नहीं होता कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पे। दूसरा, अधिकतर ठोस जो होते हैं ना वो वाष्पशील नहीं होते हैं, ठोस की वाष्प नहीं बनती। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका, आपने कपूर का नाम सुना है, कपूर, आयोडीन, ये वाष्पित होते हैं। एक बात बताओ, क्या वाष्पदाब मात्रा पर डिपेंड करता है क्या? क्या वाष्पदाब मात्रा पर डिपेंड करता है क्या?
आप कभी भी वाष्प दाब की बात करोगे ना तो आप ऐसे देखोगे कि जल का वाष्प दाब इतना है उस जगह पर, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि 5 ग्राम जल का इतना है, 20 ग्राम जल का इतना है, 50 ग्राम जल का इतना है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो एक तो कितनी सतह है वाष्पन के लिए, उस पर वाष्प दाब डिपेंड नहीं करता। दूसरा, कितना पदार्थ की मात्रा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर समझाया तो आपने ऐसे था नहीं, समझाया तो आपने ऐसे था कि सतह के ऊपर जो कण है वो जल्दी उड़ेंगे, अंदर वाले नहीं उड़ पाएंगे। ये केवल तुम्हें फील देने के लिए था। बाकी सही स्टेटमेंट ये है कि जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी होगी कि वो बाहर निकल सकें, वो वाष्पित हो जाएंगे, चाहे वो यहाँ बैठा हो, चाहे वो यहाँ बैठा हो, चाहे वो यहाँ बैठा हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सतह कितनी है। वो जस्ट आपको एक फील देने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको ज़्यादा दिल पे मत लेना। पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है जिसकी इतनी इस लायक हुई कि वो एस्केप कर पाएगा, वो एस्केप कर जाएगा। अच्छा, तो ये तो मजे की बात है, टेंशन ही खत्म। ना हमें सतह के बारे में सोचना है, ना हमें मात्रा के बारे में सोचना है। अच्छा, जो ज्यादा वाष्पित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उच्च वाष्पशील। और जो जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, मतलब साम्य अवस्था पे जिसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा उसको बोलेंगे अधिक वाष्पशील। जिसका वाष्प दाब कम आएगा उसको बोलेंगे कम वाष्पशील। डन? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं सबको? रेज योर हैंड्स। अब जिनको मैथमेटिक्स की क्लास में जाना है वो जा सकते हैं। मैं बस इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लिखूंगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट लिखूंगा। एक बात और, किसी का वाष्प दाब 0 होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? अवाष्पशील पदार्थ। तो आप मैथ्स की क्लास अटेंड कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं। मैं बस इसकी लैंग्वेज लिखूंगा, बाद में आप कॉपी कर लेना और एक सवाल दूंगा यहाँ पे होमवर्क के तौर पे, वो सवाल आप करना, बाकी आपको शीट मिलेगी। डन? आज मुझे कहीं बाहर जाना था इसलिए मैंने आपकी सारी क्लासेस मॉर्निंग में प्लान कर दी थी। अब ये हो सकता है कि शाम को मैं थोड़ा सा लेट आऊँ, तो एक क्लास जो आपकी फिजिक्स की है वो रात को थोड़ी लेट हो सकती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको शीट मिलेगी आज, उस शीट को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। उसमें सारे सांद्रता के पद के सवाल मिलेंगे आपको। वेपर प्रेशर में कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो चले जाओ मैक्स में, भले इसको लिख देता हूँ मैं इसको। बाकी बायो वाले बच्चे बैठ के डायग्राम बनाओ बढ़िया है ना। तो बस बात याद रखनी कि साम्यावस्था पर जो वाष्प का दाब होता है उसको साम्य वाष्प दाब कहते हैं। बस दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अधिकांश द्रव वाष्पशील होते हैं, अधिकांश वाष्पशील होते हैं, बस एक ही है। मरकरी। और ये बात किस पे हो रही है? कमरे के ताप पर हो रही है। अधिकांश ठोस जो है वो अवाष्पशील होते हैं, है ना। इसमें भी एक अपवाद है। जिनका वाष्प दाब उच्च होता है उन्हें अधिक वाष्पशील कहा जाता है। जिनका वाष्प दाब निम्न होता है उन्हें निम्न वाष्पशील बोलते हैं। जिसका वाष्प दाब 0 होता है उसको अवाष्पशील बोलते हैं। बस ये इतनी सी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, और ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है? केवल तापमान पे। लास्ट पॉइंट,
केवल तापमान पर निर्भर करता है। मतलब वाष्प दाब केवल तापमान का फलन है, ऐसे आप बोल सकते हो। ये फर्स्ट सतही क्षेत्रफल, दूसरा पदार्थ की मात्रा, पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन डीपीपी में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। दैट्स इट, बाय बाय।